हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। और इसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसका लेक्चर फर्स्ट होने वाला है, तो जो भी बच्चे क्लास 10th में इसको ध्यान से देखना समझना, क्योंकि बोर्ड पेपर के लिए उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए एक साथ डाल है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखना है। इसमें हम लोग करने के वाले बहुपद के बारे में बताने वाले, यानी कि पॉलिनोमियल के बारे में बताने वाले। तो क्लास 9th में आपने जो कुछ भी पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रखा है, बहुपद के बारे में जो कुछ भी पढ़ रखा है, वो आपको इसमें काम आने वाला है। बिल्कुल इसमें काम आएगा, और थोड़ा सा इसमें भी आपको क्लास 9th वाला पार्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको ये सब तो पता ही है कि पॉली मीन्स क्या होता है, नॉमिनल मीन्स क्या होता है। पॉली मीन्स बहुत सारे, नॉमिनल मीन्स टर्म्स की बात होती है, तो नॉमिनल मीन्स पद होता है। तो इसीलिए बहुपद हमारे पास एक टर्म दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है बहुपद का, यानी कि व्यापक रूप क्या होता है बहुपद का। तो बहुपद का व्यापक रूप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको बताते हैं। देखो, बहुपद क्या होता है हमारे पास, ये बहुत सारे टर्म्स से मिलकर के बना होता है। एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं बहुत सारे, जिनसे ये मिलकर के बनता है, यानी कि उनको हम लोग ऐड कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है, एक व्यापक टर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म मिलती है पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास a0 एक नंबर है, एक रियल नंबर है, तो इसके साथ में क्या, अगर हम लोग वेरिएबल एक्स में एक बहुपद लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या एक नंबर हो जाएगा a0। इस तरीके से यहाँ पर एक्स की पावर क्या होगी, कुछ भी नहीं तो जीरो होगी, है ना। अगर बाद में हम लोग कोई नंबर दूसरा लेते हैं, उसके साथ में एक्स की पावर 1 लिखते हैं, है ना। फिर बाद में क्या करेंगे, ऐसे ही कोई दूसरा नंबर ले लिया और उसके साथ में एक्स की पावर 2, ऐसे ही हम लोग क्या करते चले जाएंगे, यहाँ पर नंबर्स को बढ़ाते चले जाएंगे, और पावर भी यहाँ पर क्या होगी, एक्स में बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके a4 जैसे हमारा हो जाएगा, कोई यहाँ पर नंबर होगा तो पावर हमारी यहाँ पर भी और बढ़ती चली जाएगी। लास्ट में क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर an आएगा और x की पावर n, यानी कि हमारे पास ये क्या हो रहा है, पहले किसी नंबर के साथ में कोई वेरिएबल नहीं, फिर उसके साथ में वेरिएबल आ जाएगा, है ना, यानी कि कोई ना कोई चर आ जाएगा। तो इसकी पावर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही होता है। बहुपद की पावर क्या, घात जो है बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास ये आ गया, तो ये एक व्यापक रूप हो गया बहुपद का, है ना। व्यापक रूप मतलब क्या हो गया, कि जब इसके साथ में कोई भी चर पद नहीं था, यानी कि कोई भी वेरिएबल नहीं था, तो इस टाइप का अगर केवल एक पॉलिनोमियल होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, मोनोमियल बोलते थे, है ना। आप लोग क्लास 9 में पढ़ा होगा। और जब केवल एक, यानी कि एक हमारे पास केवल क्या हो, एक मतलब वेरिएबल वाला हो और एक नॉन वेरिएबल वाला हो। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें a1 के साथ में x आ गया, तो यहाँ पर एक वेरिएबल आ गया। अगर केवल ये दोनों टर्म हमको दिए होते तो हम लोग इसको क्या बोलते थे, बायनोमियल बोलते थे, क्योंकि इसमें दो टर्म्स आते हैं, a1x और यहाँ पर केवल a, यानी कि कोई ना कोई नंबर होता है यहाँ पर, है ना। तो ऐसे ही ये हमारा मोनोमियल, फिर बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे करके बहुत सारे बनते चले जाते, बहुपद बनते चले जाते, है ना। जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ऐसे ही घातों के आधार पर भी था। इसमें क्या था, एक ही a0 में कोई वेरिएबल नहीं था, तो उसकी पावर कुछ भी नहीं थी, तो यहाँ पर पावर क्या होगा, जीरो। यहाँ पर क्या थी, एक वेरिएबल आ गया, तो यहाँ पर x आ गया, तो x की पावर 1 हो गई। यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, तो x की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसलिए हम लोग इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि व्यापक रूप बोलते हैं इसको, है ना। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया पॉलिनोमियल का। अब हम बात करेंगे इसका आगे। अब हम बहुपद की घात के बारे में बात करेंगे। अब देखो, हम लोग क्या किया, बहुपद का व्यापक रूप तो जान लिया, इसको समझ भी लिया अच्छे से। इसकी घातों के आधार पर और पदों के आधार पर, यानी कि टर्म्स के बेस पर और इसकी पावर्स के बेस पर हमने बहुपद को देख लिया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे के टर्म्स के बारे में जानेंगे। यानी कि अब हमारे पास एक टॉपिक है, इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट हमारा किसका, बहुपद की घात का, यानी कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपने सुना होगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मीन्स क्या होता है, जो भी वेरिएबल हमारे पास दिया होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है ना, वही क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखे हैं कुछ बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, कि जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया है, यहाँ पर 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास एक बहुपद है। तो हमको अगर बताना है कि इसमें बहुपद की घात कितनी है, यानी कि DOP, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, तो सबसे ज़्यादा हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किस टर्म की सबसे हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन सा पद है, तो यहाँ पर क्या है, 4x की पावर 4 वाला है ना। सबसे ज़्यादा पावर इस पर ही लगी है, और जो पावर है वो कितनी है, यहाँ पर 4 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4, है ना। तो ये हमारी आगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुपद की घात का आंसर हमको ऐसे देना है। ऐसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, 6x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, 6x क्यूब वाले के पास में कितनी पावर है, 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 पावर है इसकी। तो यहाँ पर DOP कितनी आ जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारे पास जब इस टाइप का कोई टर्म दिया होगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ही दे दिया जाएगा, तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पर है, कि लास्ट में आएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार पावर जो है वेरिएबल की वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर 1, 2, फिर 3, ऐसे करके 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही पावर क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो लास्ट में कहीं ना कहीं जब पावर n आएगी तो सबसे ज़्यादा पावर होगी। तो यहाँ पर पावर कितनी आने वाली है, n, है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, n।
क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर यही होगी लास्ट में, है ना। तो ये क्या हमारा आंसर होगा। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट जो था हमारा, ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 10 में भी थोड़ा सा आ गया है। इसके बाद हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका, है ना। क्लासिफिकेशन यानी कि प्रकार देखेंगे बहुपदों के, बहुपद के प्रकार कुछ हमने जानने, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ रखा है रैखिक बहुपद और ये सब वगैरह। तो थोड़ा सा इसका हम लोग टॉपिक का रिवाइज भी कर लेते हैं, देखो, है ना। उसके बाद हम लोग को तो बाकी स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़नी ही है। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले हमारा लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद आ गया, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी पावर हो, उसकी पावर सिर्फ 1 हो, यानी कि एक घात वाला बहुपद हो, है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास सिर्फ उसकी पावर कितनी होती है 1, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x+1। इस टाइप का एक पॉलिनोमियल है जिसमें बहुपद की घात कितनी है 1, क्योंकि यहाँ पर जो x आया है यानी कि वेरिएबल आया है, जो हमारे पास चर पद है उसकी घात कितनी है 1 है। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा, क्यूब नहीं लगा, है ना। इस तरीके हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3x+1/2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या एक घात वाला बहुपद है, यानी कि पॉलिनोमियल है एक पावर वाला। अब यहाँ पर हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 2y+3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं पॉलिनोमियल जिनकी क्या होगी पावर 1 होगी, यानी कि वो हमारे कैसे होंगे लीनियर पॉलिनोमियल होंगे, है ना। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर कितनी होगी 2। पावर से मतलब यहाँ पर डीओपी से है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से, है ना। तो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी 2 होगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं ax² + bx + c। तो इस इक्वेशन में देखो सबसे ज़्यादा पावर कितनी है 2 है। अगर इसकी पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि ये कितना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, है ना। ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और भी एग्जांपल लिखने चाहिए तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया x² - 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2 है। ओके, इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे x² + 2x + 1, तो हमारे पास ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2 है ना। तो जिस भी पॉलिनोमियल की पावर 2 होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, यानी कि द्विघात बहुपद बोलेंगे उसको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद से हमारा मतलब क्या है, देखो त्रिघात बहुपद से हमारा मतलब है कि ऐसा पॉलिनोमियल यानी कि ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी होगी 3 होगी, यानी कि जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा 3 होगा, उसको हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का एक फॉर्म है ax³ कितना है ax³ + bx² + cx + d। ये हमारे पास एक फॉर्म है जो त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। ठीक, ये हमारे पास त्रिघात बहुपद का एग्जांपल क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं त्रिघात बहुपद बोलते हैं, है ना। अगर हम इसका और एग्जांपल लिखेंगे तो x³ + 1 ये हमारा त्रिघात बहुपद का ही एक फॉर्म हो गया, है ना, यानी एग्जांपल हो गया। और अगर हम x³ - 1 लिख दें तो ये भी हमारा क्या होगा त्रिघात बहुपद का ही एक और एग्जाम्पल हो गया। अगर हम यहाँ पर x³ + 3x² + 3x + 2 लिख दें तो हमारे पास ये भी क्या हो गया, ये भी एक त्रिघात बहुपद का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि इन सब की क्या है जो बहुपद की घात है वो कितनी है 3 है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद, है ना। इसी तरीके से हमारे पास ये पावर के बेस पर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करें तो जाहिर सा बात है इसमें घात की ही बात होने वाली है ना। अब हम बात करेंगे चतुर्थ घात बहुपद, जिसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि इसमें क्या होगा, अब ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e ये आएगा इस फॉर्म में। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको चतुर्घात बहुपद बोलते हैं, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। इसका एक एग्जांपल हम ये भी लिख सकते हैं कि x² - x⁴ - 1 ये भी हमारा क्या है इसी का ही एग्जांपल है। तो ऐसे हम लोग और भी बना सकते हैं जिनको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि चतुर्घात बहुपद भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है क्लासिफिकेशन है पावर्स के बेस पर, है ना। अब हम क्लासिफिकेशन एक और करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे इसके ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर हम लोग क्या करेंगे इसको क्लासीफाइड करेंगे कैसे। अब हम बताएंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर हम लोग उसको क्या नाम दे सकते हैं वो, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा पहला है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा, यानी कि सिंगल टर्म होगा, 1 टर्म, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक पदी, यानी कि मोनोमियल एक पदी बहुपद। मोनोमियल किस तरीके का होगा, जैसे हमारे पास लिखा है 6x या फिर ये हमारे पास 4y, तो ये सिंगल क्या है एक मोनोमियल है। अगर हमारे पास लिखा है 6x² या फिर 3y³ लिखा है अलग से, ठीक है, ये सब अलग अलग टर्म्स है, तो ये सब क्या है अलग अलग ये एक मोनोमियल का एग्जाम्पल है, यानी कि ये सब एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल्स हैं। ओके
इन सभी में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आया, देखो यहाँ पर केवल 6x है, यहाँ सिर्फ y 4y है, यहाँ पर 6x स्क्वायर है, यहाँ पर ओनली 3y क्यूब है। ओके, इसके साथ में प्लस और माइनस में कोई दूसरा टर्म नहीं लिखा गया है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनोमियल। अब हमारे पास क्या दूसरा है, द्विपदी बहुपद। द्विपद बहुपद का मतलब होता है जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होंगे। कितने? दो टर्म्स होंगे, दो पद लिखे ना, दो टर्म्स होंगे। दो टर्म्स का मतलब क्या है कि ऐसे पॉलिनोमियल जैसे हमारे पास ये लिखा है x+1, तो ये हमारे पास क्या दो टर्म्स आ गए, एक ही पॉलिनोमियल में दो टर्म्स है। ओके, जैसे ये लिखा 2y+1, तो ये भी हमारे पास का दो टर्म्स वाला है ना। x² - 1 ऐसे लिख दिया, या फिर x² + 2x, तो ये हमारे पास क्या है दो पद वाला है। इसमें एक ये दो ये, एक ये दो ये, तो दो दो टर्म्स आ रहे हैं ना, हर एक बहुपद में दो टर्म्स आ रहे हैं। देखो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, और इसमें भी दो टर्म्स ही आए हुए हैं, है ना। तो जिसमें दो टर्म्स आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपद बहुपद। और एक चीज और बताया आपको कि हर एक रैखिक बहुपद जो होता है, हर एक रैखिक बहुपद जो होता है वो एक क्या होता है, द्विपदी बहुपद होता है ना। देखो x+1 एक रैखिक बहुपद है, 2y+1 एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी बहुपद याद कितनी है, एक है। तो हर एक रैखिक बहुपद जो होता है वो कैसा होता है, एक बायनोमियल होता है, यानी कि द्विपद बहुपद होता है। किसी भी रैखिक बहुपद में दो से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसकी पावर पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो यहाँ से एक आपको नई बात पता चली कि रैखिक बहुपद होते हैं सारे के सारे वो कैसे होते हैं, बायनोमियल हो सकते हैं, और और क्या कहते हैं, मोनोमियल भी हो सकते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर त्रिपद बहुपद की। त्रिपद बहुपद का मतलब क्या होता है, त्रिपद बहुपद में ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म्स हो सकते हैं, तीन टर्म्स हो सकते हैं। कैसे बताते हैं आपको, जैसे हमारे पास लिखा है ये जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 9x² माइनस का 4y², ये हमने लिख दिया अगर आपके पास है ना, और प्लस का 2, ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है ऐसे ही। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, ये त्रिपद बहुपद है, यानी कि इसमें क्या कितने पद होने चाहिए, तीन पद होने चाहिए, है ना। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा, और एक और लिख देते हैं, जैसे हमने ये लिख दिया x² + 5x + 6। तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है कि इसका त्रिपद बहुपद है, क्योंकि इसमें तीन टर्म्स है, एक दो और तीन। तीन टर्म्स जहां पर भी आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपद बहुपद बोलेंगे। और त्रिपद बहुपद का मतलब है कि वो क्या होगा, एक हमारे पास तीन टर्म्स वाला बहुपद होगा, है ना। जैसे हम लोग के पास स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होती है x² + bx + c, तो इसमें भी कितने टर्म्स है, तीन, है ना। तो किसी भी, अब हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या कहा था रैखिक बहुपद में ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म्स हो सकते हैं, दो। तो वैसे ही हमारे पास ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है ना, इसमें कितनी घात है, दो। तो किसी भी द्विघात बहुपद में ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म्स हो सकते हैं, तो तीन टर्म्स हो सकते हैं। यानी कितने पद हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो सिर्फ तीन पद हो सकते हैं किसी भी द्विघात बहुपद में, है ना। तो यहाँ से भी आपको एक नई चीज पता चली कि द्विघात बहुपद में कितने ज्यादा कितने टर्म्स हो सकते हैं, तीन टर्म्स हो सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है। ओके, इससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ने होते कि हमको इतने में ही हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एक नए, जो कि आपने शायद पढ़ा भी हो, शून्य बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, है ना। शून्य बहुपद का मतलब होता है कि इसमें बहुपद में प्रत्येक जो चरपद का गुणांक होता है, ठीक है, यानी कि प्रत्येक पद का गुणांक जो होता है वो जीरो होता है। कैसे, अगर हम एक शून्य बहुपद को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे 0x² + 0x + 0, ये हमारा एग्जाम्पल होगा शून्य बहुपद का। ये हमने द्विघात बहुपद लिखा जीरो, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल का एक द्विघात बहुपद लिख के दिखाया है आपको। अगर हम इसका एक रैखिक बहुपद लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0x + 0, इस फॉर्म में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या, इसका प्रत्येक गुणांक यानी हर एक का कॉफिशिएंट जो होगा, जितने भी कॉफिशिएंट होंगे नंबर्स के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0x³ + 0x² + 0x + 0, अगर मैं इस फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब क्या, ये त्रिघात बहुपद है, लेकिन इसमें सारे पदों के जो गुणांक है, यानी कि हर एक टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, जीरो है ना। तो इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, जीरो बहुपद बोलते हैं। और जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी कोई घात नहीं होती है ना। जीरो पॉलिनोमियल में कोई भी पावर नहीं होती है। अगर हम बोल दें कि जीरो पॉलिनोमियल में क्या कोई पावर होती है, तो इसमें कोई पावर नहीं होती है। त्रिपद बहुपद में हम लोग देख सकते हैं, त्रिपद बहुपद में द्विघात बहुपद भी आ सकता है ना, यानी कि इसकी पावर दो हो। त्रिघात बहुपद भी आ सकता है इसकी पावर तीन हो, और चतुर्घात बहुपद भी आ सकता है इसकी पावर चार हो, है ना। लेकिन इसमें कोई भी नहीं है ऐसा। शून्य बहुपद में क्या होता है, किसी बहुपद की कोई भी पावर नहीं होती है। अब बात करें अगर अचर बहुपद की, तो अचर बहुपद का मतलब होता है कि कोई भी एक संख्या, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है √2, ठीक है, या फिर लिखा है 4, या फिर लिखा है 2√3, ऐसे कोई संख्या लिखी है अगर, या फिर लिखा है 8, ऐसे ही, है ना। तो ये सारी जो संख्याएं यानी कि वास्तविक संख्याएं, ये सब रियल नंबर्स है। अगर ये रियल नंबर्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये 4 और 8, ये सब रियल नंबर है ना, और भी कोई संख्या होगी जैसे, तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे अचर बहुपद है। अचर बहुपद में क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है उसकी घात कितनी होती है, शून्य होती है ना। अचर बहुपद में जो घात होती है इसकी
वो क्या होती है, अचर बहुपद की जो पावर है वो कितनी होती है, 0 होती है, और 0 पॉलिनोमियल की पावर ही नहीं होती है ना। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल रही होगी कि अगर अचर बहुपद है ना, तो अचर बहुपद में जो डीओपी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। क्योंकि इनके साथ में सभी के साथ में कोई ना कोई वेरिएबल होता है, लेकिन उसकी पावर कितनी होगी, 0 होगी। जैसे 8x की पावर 0 लिख दिया तो इसका x की पावर 0 का मतलब वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये 8 × 1 हो गया, यानी कि 8 ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल की पावर 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चला अचर बहुपद के बारे में, शून्य बहुपद के बारे में, त्रिपद, द्विपद, एकपदी बहुपद के बारे में पता चल गया है ना। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो आपकी आपको दोबारा भी बता सके अगर आपको कोई डाउट रहा हो। बाकी आगे हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। अब बात करेंगे बहुपद के पद की, है ना। तो बहुपद में कितने पद हो सकते हैं आखिर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बहुपद का जो एग्जाम्पल है, यानी कि हमने बहुपद का मानक रूप कैसे लिखा था, पहले a0 था, फिर a1x आ गया था, यानी कि नंबर बढ़ते रहेंगे, पावर बढ़ती रहेगी, है ना। जैसे जैसे हम लोग पद आगे बढ़ाएंगे, टर्म्स आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगी, बहुपद की घात जो है वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो अब हम यहाँ पर नंबर बढ़ा रहे हैं तो पावर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे ऐसे हम लोग कहाँ तक चलते चले जाएंगे, लास्ट में an और x की पावर n तक आती जाएंगे, है ना। तो ये क्या एक बहुपद है n घात वाला, इसकी घात कितनी है, n, आखिरी में n आया है। तो ये जो a0, a1x, a2x क्या है, सब उसके टर्म्स हैं। टर्म का मतलब क्या है, जितने ही इसकी घात है ना। अगर हमारे पास n घात का एक बहुपद है ना, तो इसमें जो पदों की संख्या होगी ना, पदों की संख्या वो कितनी होगी, वो होगी n+1। क्यों, क्योंकि जितनी घात होती है ना, पदों की संख्या हमेशा उससे एक ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिख दिया x³ + 2x² + 4x + 1, अगर हमने एक एग्जांपल लिखा त्रिघात बहुपद को, ये लिखा है, तो त्रिघात बहुपद हमारे पास है। तो ये काम है कि अगर हमारे पास पद दिए हैं, थोड़े कम ज़्यादा है, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास फुल्ली एक मतलब पूरा एक टर्म लिखा हुआ, पूरी इक्वेशन लिखी है, तो यहाँ पर पावर कितनी है, 3, तो लेकिन टर्म्स कितने हैं, 3+1, यानी कि 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, देखो यहाँ पर 4 टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं, है ना। तो पावर से एक ज़्यादा ही आएगा हमारे पास टर्म, है ना। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि टर्म्स को काउंट भी कर सकते हैं। मान लो अगर यही वाली इक्वेशन इस तरीके से लिखी है, x³ + 2x + 1, तो इसमें क्या है, हमारे पास पावर है लेकिन टर्म कितने, 3 है ना। तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन n पावर का अगर एक बहुपद लिखा है तो उसकी जो वो होगी बहुपद, पदों की संख्या वो कितनी होगी, n+1, यानी कि पावर से ज़्यादा, अगर पूरा पूरा बहुपद लिखा है तो, है ना। तो यहाँ पर पदों की संख्या चेंज हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ 3 है, यहाँ पर कितनी है, 4 है। तो ये जितने भी टर्म्स लिखे जाते हैं, वो सब क्या होते हैं, उसके पद होते हैं, और इन सबको हम लोग काउंट करके लिखते हैं पदों की संख्या। ठीक है, तो बहुपद के पद हो गए। अब बात करेंगे बहुपद का मान। बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास f(x) = एक पॉलिनॉमियल दिया है, जैसे x³ + 4x + 1, है ना। ये हमारे पास एक क्वेश्चन टाइप का है, और उसने अगर कह दिया कि f2 का वैल्यू फाइंड करो, तो ये क्या हो गया, बहुपद का मान, यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। f2 का मान ज्ञात करना मतलब क्या, जहाँ जहाँ पर x दिया है वहाँ 2 पुट कर देंगे। यहाँ पर x था तो यहाँ 2 लगा दिया हमने। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x³ है, तो यहाँ जगह 2 का क्यूब + 4 × x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस लास्ट में 1 है, लिख दिया। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, + 4 2 = 8, और यहाँ पर आ गया +1, तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 9। तो यानी कि यहाँ से हमने क्या किया, बहुपद का वैल्यू निकाला है। तो f2 का मान कितना निकाला हमने, 9। तो यहाँ से हमको f2 का वैल्यू मिल गया 9। तो ये क्या होगा, ये एक बहुपद का मान हो गया, है ना। अगर हमको कह देता कि f-1 फाइंड करके बताओ, तो हम लोग क्या करते, इसी क्वेश्चन में क्या करते, f के जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर क्या करते, -1 पुट कर देते। यहाँ पर x के प्लेस पे क्या होता है, -1 का क्यूब + 4 × -1 और +1 लास्ट में है ना। तो 1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पर -4 + 1, तो ये हो गया -5 + 1, तो कितना हो गया, -4 हो गया। f-1 का मान कितना आ गया, -4 आ गया। तो हमारे पास ये भी क्या, एक बहुपद का मान आ गया, हमने ये भी बहुपद का मान निकाला था। तो यानी कि f(x) क्या हमको एक बहुपद दे देगा, f(x) = और हमको कहेगा कि किसी x के प्लेस पर कुछ पुट करके उसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, बहुपद का मान ऐसे निकाला जाता है। ओके, और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम आपको इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास है तो कॉन्सेप्ट क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जब एक्सरसाइज में आएंगे तो आपको रियल में समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके, है ना। बहुपद का शून्यक, अगर हमको किसी बहुपद का शून्यक निकालना है तो करना क्या है, अगर f(x) = हमको कुछ भी गिवन है, जैसे x² - 1 ऐसे गिवन है ना,
हमको इसके शून्य फाइंड करने के नहीं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एफ एक्स इज इक्वल 0 पुट करना पड़ता है। ओके, कैसे, देखो अगर हमारे पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल 4x प्लस 5, हमको क्या करना है, इसका जीरो फाइंड करना है, यानी कि x का वैल्यू फाइंड करना है, या फिर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो मतलब क्या होता है कि हम लोग एफ एक्स के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे, है ना। जब एफ एक्स के प्लेस पर जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल 4x प्लस 5। अब क्या करेंगे, जब 4x प्लस 5 आ गया तो यहाँ से 5 को उधर भेज दो, तो 4x इज इक्वल -5, x का वैल्यू क्या आ जाएगा -5/4। तो ये हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि x इज इक्वल -5/4 इस वाले पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है ना। क्योंकि इसको जब इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसको ये बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। ऐसे ही अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल दूसरा कोई गिवन है, यानी कि जैसे x² -1 यही गिवन है, तो इसमें कैसे निकालेंगे इसका शून्य, यानी कि इसके जीरो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² -1 इज इक्वल एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे, जीरो। तो ये हमारा a² - b² यानी कि a - b और a प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा, इक्वल में जीरो। हम लोग दोनों को अलग अलग जीरो कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, x - 1 इज इक्वल जीरो कर देंगे और x + 1 इज इक्वल जीरो कर देंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 1 आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो -1 आएगा। तो ये 1 और ये -1, ये क्या है, ये दोनों ही हमारे इस वाले बहुपद के, इस वाले पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज हैं, यानी कि इसके शून्यक हैं, है ना। तो बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं आपको पता है। तो बहुपद के शून्य निकालने के लिए ही, है ना, कि अगर हमारे पास बहुपद इससे बड़े होने लगे, जैसे मान लो x² + 5x + 6 इस तरीके का बहुपद आ गया, तो इसके शून्य कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इक्वल में जीरो करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के बहुपद को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। जैसे हमारे पास सबसे पहले एक फैक्टराइजेशन मेथड है, क्या है, एक हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि, है ना। ये सबसे पहले हमारे पास ये आता है। उसके बाद हम लोग इसको बताएंगे पूर्ण वर्ग विधि, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सभी लोग आपको पता होगा, आपके स्कूलों में पढ़ाया जाता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जो कि क्या होता है, हमारा पूर्ण वर्ग विधि होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में से जरूर क्वेश्चन आता है। तो पूर्ण वर्ग विधि हमारा ये हो गया, है ना। उसके बाद हम इसको किससे पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र का मतलब क्या होता है, द्विघात फॉर्मूले से। द्विघात सूत्र का मतलब है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, सबको पता होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल को, है ना, जिसको हम लोग किससे पढ़ते हैं, श्रीधराचार्य रूल, है ना, धराचार्य रूल। सबको पता है श्रीधराचार्य रूल क्या होता है, लेकिन हम आपको आगे बताएंगे कि श्रीधराचार्य रूल आता कैसे और उसको कैसे हम लोग फाइंड करके लाते हैं। फिर आपको बताएंगे श्रीधराचार्य रूल से क्वेश्चन कैसे होते हैं ना। तो श्रीधराचार्य रूल हो गया, कंप्लीट स्क्वायर मेथड हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, इन तीनों मेथड से, है ना। और हमारे पास हो गया सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, ये रूट्स। एक टर्म्स, एक हमारे पास और मतलब एक और हमारे पास मेथड होता है, वो क्या होता है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। यानी कि इसके जो शून्यक होंगे उसका क्या करेंगे, शून्यक या फिर इसके जो वो है हमारे पास मूल आने वाले, उनका सम और उनका प्रोडक्ट, यानी कि इनका योगफल और उनका गुणनफल, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं इसके सॉल्यूशन, है ना। तो ये हमारे पास 4 तरीके हैं, योग व गुणन, ये भी हम लिख देते हैं आपके पास। तो हमारे पास ये 4 टाइप के टर्म हो गए, है ना। वो आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक जो कुछ भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर एक बहुपद दिया है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, तो एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तीसरा द्विघात फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और चौथा हमारे पास योग और गुणन, मूलों का योग और गुणन करके निकालने वाला फॉर्मूला, है ना। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र और ये योग व गुणन, इन चारों चीज़ों को अगर आपने जान लिया, पॉलिनोमियल में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर ये कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी आपको कोई कमी रह गई हो तो वो आप बता सकते हो, कमेंट में कर सकते हो, कमेंट बता सकते हो। बाकी हमने आपको सारी चीज़ जितनी भी ज़्यादा हो सका था उतना कवर करके बता दिया है। बाकी जब इसके क्वेश्चन कराएंगे तो आपका एक डाउट क्लियर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही असली मजा है। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया गया है, कॉन्सेप्ट आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा जब इसके क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आगे वाले लेक्चर जो आने वाले हैं, क्योंकि इनमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। 2 से 3 किताबों से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिनके पास हमारे पास बता देते पहले आपको किन किन बुक से हम लोग करने वाले हैं। तो हमारे पास ML अग्रवाल की बुक है ना।
तो एमएल अग्रवाल की बुक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और हमारे पास बालाजी पब्लिकेशन की बुक है जो सुधीर कुमार पुंडीर की, उससे भी हम लोग करेंगे, जो कि बहुत फेमस बुक है। बालाजी पब्लिकेशन की बुक जो हमारे पास आती है वो, और हमारे पास एक यूपी बोर्ड यूपी इंग्लिश मीडियम की भी बुक है हमारे पास, जो कि हमारी राजीव पब्लिकेशन की आई थिंक है, तो राजीव पब्लिकेशन की बुक से भी हम लोग कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 से 3 बुक होने वाले, जिनसे हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लेकर के आपको बताएँगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएँगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी करवा देंगे। पॉलीनॉमियल के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक भी करेंगे। तो लगातार जो हम पढ़ा रहे हैं वो सब देखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, और जितना भी पढ़ाया गया अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर भी करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और तब तक पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मस्ट।